हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दया में। दोस्तों, आज हम संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रस्तावना या उद्देशिका। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से तो आपको आगे संविधान को समझने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि पूरे संविधान का सार इसी प्रस्तावना में निहित है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना और इसे उद्देशिका भी क्यों कहा जाता है। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये उद्देशिका होती क्या है। उद्देशिका वह दस्तावेज है जो किसी भी कानून को लागू करने से पहले उसमें यह लिखा जाता है कि यह कानून किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है। तो जिस दस्तावेज में किसी भी कानून को लागू करने से पहले यह लिखा जाता है कि इसे किस उद्देश्य से लागू किया जा रहा है, उसे ही उद्देशिका कहा जाता है। अब ये जो हमारे संविधान में प्रस्तावना आई और ये कहाँ से आई, कैसे शामिल हुई, इस प्रस्तावना में संविधान के मूल आदर्शों को शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं कि ये प्रस्तावना कहाँ से आई और कैसे आई। जब संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया संविधान सभा में, और इसे संविधान बनने के अंतिम चरणों में संविधान में शामिल किया गया और यही बाद में संविधान की प्रस्तावना कहलाई। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, उद्देश्य, यही बाद में प्रस्तावना के रूप में संविधान में शामिल किया गया और इसीलिए इसे उद्देशिका भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में इसे पेश किया गया था। इस उद्देश्य से कि हमारा संविधान कैसा हो, उसका स्वरूप कैसा हो, इसके उद्देश्य क्या हो और इसकी प्रकृति क्या हो, इस उद्देश्य से इस उद्देशिका को प्रस्तुत किया गया और इसी को बाद में प्रस्तावना के रूप में संविधान के अंतिम चरणों में शामिल किया गया। अब इस प्रस्तावना के जो शुरुआती शब्द हैं, कहाँ से शुरू होती है ये प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु, इस तरह ये संविधान की जो प्रस्तावना है शुरू होती है हम भारत के लोग से, और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करते हैं या आत्मार्पित करते हैं। इस तरह इसका यहाँ पर एंड होता है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है यह पूरे संविधान की एक झलक प्रस्तुत करती है। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है यह पूरे संविधान की एक झलक प्रस्तुत करती है। इसे हम 3 पक्षों में देख सकते हैं। तो आइए पहले हम यहाँ पर देखते हैं, इसको समझते हैं। प्रस्तावना को हम 3 पक्षों में इस तरह देख सकते हैं कि ये जो संविधान है इसके स्रोत क्या हैं, संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है और इसका स्वरूप कैसा है, यानी कि जो सरकारें आगे बनेंगी उसका कैसा स्वरूप होगा, कैसी प्रकृति होगी, उद्देश्य क्या होगा, हमारे संविधान जो बन रहा है इसका क्या उद्देश्य होगा। तो संविधान को हम 3 पक्षों में देख सकते हैं जो हमारी प्रस्तावना है। सबसे पहले आइए देखते हैं संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत भारत की जनता को माना गया है। जब प्रस्तावना को आप देखेंगे तो हम भारत के लोग से शुरू होती है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, इस तरह 5 शब्द पहले आपको मिलेंगे जो हम ये स्वरूप में पढ़ेंगे। तो जो प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग, यहीं से संविधान के स्रोत की जानकारी मिलती है कि जो संविधान को शक्ति मिलती है ये इसका स्रोत है, जो कहाँ से है, भारत के लोग यानी भारत की जनता ही संविधान की शक्ति है। तो जब भी कभी बात आती है कि संविधान जो सर्वोच्च कौन है, तो सबसे सर्वोच्च तो संविधान है, और इस संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, तो जनता के द्वारा संविधान को शक्ति मिलती है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि संविधान के स्रोत भारत की जनता को कहा जाता है और भारत की जनता के द्वारा संविधान को शक्ति मिलती है।
इसके बाद इसके स्वरूप की बात करें कि इसकी प्रकृति क्या है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि हम अब बाह्य और आंतरिक मामलों में किसी भी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं हैं। हम अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं। एक और वर्ड आता है संप्रभु, यानी कि हम अपना निर्णय लेने में खुद सक्षम हैं। हमारे आंतरिक मामलों में या फिर विदेशी मामलों में कोई भी विदेशी शक्ति नियंत्रित नहीं करती है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं। बाह्य और आंतरिक मामलों में किसी भी शक्ति जो कि बाहरी शक्ति का नियंत्रण नहीं है। जैसे कि पहले ब्रिटिश शक्ति हमारे यहाँ शासन करती थी। आज़ादी के बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द को ऐड किया गया और भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बना। इसके बाद बात आती है समाजवादी। ये समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है। इसका वास्तविक अर्थ है समानता। जो अभाव है या फिर उपेक्षा है, अवसर की जो असमानता है, इसका अंत करना। समाजवाद का अर्थ ही है समानता। यानी कि जैसे अगर आप यूरोप में देखेंगे कार्ल मार्क्स का, तो वहाँ पर समाजवाद जो था वो गरीब और अमीरों के बीच संघर्ष के बाद उनमें समानता का अवसर प्राप्त होता था। इसे संघर्ष के रूप में देखा जा रहा था। भारत में जो समाजवाद शब्द है यह आपसी मेल मिलाप को दर्शाता है कि भारत में जो समाजवाद है आपसी मेल मिलाप के द्वारा है। ये समाजवाद का अर्थ है किसी भी वर्ग के प्रति शोषण न करना, किसी भी वर्ग के शोषण का अंत करना, यही समाजवाद की परिभाषा है। इसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष। संविधान में एक शब्द है पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर, जिसका अर्थ है कि भारत का कोई एक धर्म नहीं है। यानी सरकार का कोई भी धर्म नहीं होगा, सरकार किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, राष्ट्र का कोई एक धर्म नहीं होगा। यानी कि व्यक्ति का धर्म होगा लेकिन राज्य का यानी देश का कोई धर्म नहीं होगा। ये पंथ निरपेक्ष की परिभाषा है। इसका ये अर्थ कभी नहीं है कि धर्म विरोधी होना। इसका अर्थ ये है कि किसी भी धर्म को बढ़ावा न देना, देश में किसी एक धर्म को न मानना। व्यक्ति का धर्म होगा लेकिन देश का धर्म नहीं होगा। इसके बाद एक शब्द है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक से क्या अर्थ है। लोकतंत्र जो है दो तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष में क्या होता है कि जनता डायरेक्ट सरकार को चुनती है, यानी जनता के द्वारा डायरेक्ट सरकार का चुनाव होता है। भारत में जो लोकतंत्र है ये अप्रत्यक्ष रूप से है। संसद में जो प्रतिनिधि भेजे जाते हैं ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं, यानी जनता संसद में अपने प्रतिनिधि चुन करके भेजती है और वो प्रतिनिधि मिल करके सरकार बनाते हैं और इसके द्वारा शासन होता है। तो लोकतंत्र का क्या अर्थ है कि जनता का, जैसे कि आपने देखा होगा अब्राहम लिंकन की परिभाषा थी, जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यानी कि जनता के लिए ही जनता के द्वारा शासन करना ही लोकतंत्र है। इसके बाद एक शब्द आता है गणतंत्र, जो कि लोकतंत्र और गणतंत्र काफ़ी सिमिलर लगते हैं और कुछ हद तक ये हैं भी सिमिलर। गणतंत्र का क्या अर्थ होता है कि जो संवैधानिक प्रमुख होगा, यानी कि देश में जो सर्वोच्च पद होगा, संवैधानिक प्रमुख होगा, उसका वंशानुगत ना होना। जैसे कि राजा का पुत्र राजा होता था, वंशानुगत होता था, लेकिन गणतंत्र में क्या होता है कि जो संवैधानिक प्रमुख होगा, सर्वोच्च पद, उसका चुनाव होगा, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, वह वंशानुगत नहीं होगा। तो गणतंत्र की क्या परिभाषा है कि सर्वोच्च पद का वंशानुगत न होना। तो यहाँ से आप इनके स्वरूपों को समझ सकते हैं, जो हमारे प्रस्तावना में क्या स्वरूप हैं कि हमारा संविधान कैसा होगा। अब इसके उद्देश्य को देखते हैं कि क्या उद्देश्य है इसके। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। तो यहाँ से कई बार इसके क्रम के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना में
जो न्याय की बात करता है इसका क्रम क्या है, तो पहले सामाजिक, फिर आर्थिक, इसके बाद राजनैतिक। और बात आती है कि किस तरह के न्याय की बात संविधान की प्रस्तावना में नहीं की गई है, तो ऑप्शन आपको मिलेंगे सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक और आर्थिक। तो धार्मिक न्याय की बात संविधान की प्रस्तावना में कभी नहीं की जाती है, क्योंकि हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष की बात की जाती है। तो जो न्याय है वो सामाजिक होगा, यानी कि समानता के रूप में दर्शाएगा। जो आर्थिक विषमता है इसको समान बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र में सभी वर्गों को शामिल करना, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को दर्शाता है। इसके बाद स्वतंत्रता की बात करता है, तो आप लोगों ने जो है प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता की बात करता है, और एक जगह संविधान में जो मूल अधिकार है वहाँ पर भी कुछ स्वतंत्रता दी गई हैं। तो स्वतंत्रता, जब मूल अधिकार पढ़ेंगे तो वहाँ भी आप देखेंगे कि आर्टिकल 19 में कई तरह की स्वतंत्रता दी गई हैं। और यहाँ प्रस्तावना में भी जो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 शब्द हैं। कौन कौन से? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इसकी स्वतंत्रता जो प्रस्तावना में दी गई है, यानी किसी भी व्यक्ति को ये स्वतंत्रता है कि वह अपना विकास करे और उसके द्वारा देश का विकास हो, उसे इस तरह की स्वतंत्रता देने की बात की जाती है। और समता यानी समानता की बात करता है। व्यक्ति की गरिमा, यानी किसी भी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो बात है वो प्रस्तावना में दी गई है कि किसी भी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, और इसका उद्देश्य जो है यहाँ पर दिया गया है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता ये शब्द प्रस्तावना में शामिल किए गए। इसका उद्देश्य है, जो भारत है वह विविधता में एकता वाला देश है। चाहे आप भाषा के आधार पर देखें, चाहे धर्म के आधार पर लें, या भारत के जो भौगोलिक स्वरूप है, भौतिक स्वरूप, उसके अकॉर्डिंग देखें, तो काफ़ी विविधता में एकता वाला देश है। और इसकी एकता और अखंडता बनाए रखने का उद्देश्य प्रस्तावना में दिया गया है। इसके बाद एक शब्द आता है बंधुता। जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता शब्द, ये 3 शब्द फ्रांस की क्रांति के महत्वपूर्ण शब्द रहे हैं, और वहीं फ्रांस की क्रांति से ही ये बंधुता शब्द आया है, यानी आपस में भाईचारे की भावना को रखना, आपस में भाईचारा रखना, ये उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो प्रस्तावना के उद्देश्य हैं, जो प्रस्तावना में उद्देश्य दिए गए हैं कि संविधान में क्या उद्देश्य होंगे, इसका स्वरूप कैसा होगा, संविधान के स्रोत क्या होंगे, इसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि संविधान में क्या परिवर्तन किया जा सकता है, क्या प्रस्तावना में परिवर्तन किया जा सकता है, क्या यह संशोधनीय है, यह संविधान का ही अंग है, तो इसी में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो इसमें ये 2 वाद काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। एक है बेरुबारी संघवाद, जो कि 1960 में हुआ था। इस बेरुबारी संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय की ने एक टिप्पणी दी कि जो है प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संविधान के जो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए प्रस्तावना में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, जो कि 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। अपने उस पिछले फैसले को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का अंग माना और कहा कि इसमें भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी संविधान का जो प्रस्तावना है संविधान की, इसकी आधारभूत संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसमें जो है परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में नहीं। और इसके बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा। इसके बाद 42वां संशोधन 1976 में संशोधन हुआ संविधान की प्रस्तावना में,
और ये 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। जैसे ही केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद फैसले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो 42वां संशोधन में ये 3 शब्द जोड़े गए। इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये 3 शब्द अलग अलग भी पूछ देता है, कब जोड़े गए। तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया था। इसके बाद जो ये हमारी प्रस्तावना है, ये संविधान की एक झलक प्रस्तुत करता है, पूरे संविधान का एक सार है कि हमारा संविधान कैसा है, ये बताती है प्रस्तावना। इसी के संबंध में कुछ संविधान के जानकारों ने इसे कुछ इसके बारे में टिप्पणी की। N.A. पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा, इसे संविधान का परिचय पत्र कहा। वहीं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने इसे दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा कि दीर्घकालीन यानी एक लंबे समय के बाद जो हमारे सपनों का भारत होगा वो कैसा होगा। ये टिप्पणी किसकी है? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर की। वहीं इसे संविधान की आत्मा कुंजी भी कहा जाता है प्रस्तावना को। और ये किसने कहा है? तो ठाकुरदास भार्गव ने इसे संविधान की आत्मा और कुंजी कहा है। आपको एक बात याद आई होगी कि संविधान की आत्मा जो है आर्टिकल 32 जो मूल अधिकार में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो ये दोनों में क्या कन्फ्यूजन है? तो आपको जब भी दे कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तब आप उत्तर देंगे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि आर्टिकल 32 भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो है संविधान की आत्मा है। अगर आपको किसी व्यक्ति का नाम नहीं देता है, ऐसे ही पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप यही प्रस्तावना को आंसर देंगे। संविधान की आत्मा, कुंजी, ताला कुछ भी पूछता है तो प्रस्तावना। लेकिन अगर भीमराव अंबेडकर के अनुसार पूछता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप उत्तर देंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से आप समझ पाए होंगे कि संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या है, और इसको समझने के बाद काफ़ी हद तक आप आगे संविधान को समझ पाएंगे। धन्यवाद।